मृत्यु बोझ माना जाए, एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। प्रशासन क्या करेगा? यहाँ पर कई तरह के आंदोलन हो गए। कभी लोगों ने कहा मीठा भोजन नहीं बनना चाहिए, कभी लोगों ने कहा कि सिर्फ अपने कुटुंब के इन रिश्तेदारों को बुलाया जाए। अब उन रिश्तेदारों की संख्या अगर 100 से ज़्यादा है तो कानूनन तो परिवार के अतिरिक्त कोई किसी को भी अगर निमंत्रित किया जाता है, पंडित और फकीर के अलावा, पंडित फकीर के अलावा परिवार के बाहर के लोगों को अगर आमंत्रित किया जाता तो मृत्यु भोज है अधिनियम के अनुसार। तो परंतु कभी भी किसी विभिन्न प्रकार के जो भी आंदोलन हुए, जो तथाकथित मृत्यु भोज बंद करने की जो बातें हैं, उसमें कुछ अलग तरह की सीमाएं निर्धारित की गई और जनता उन सीमाओं को समझती है। बाकी अधिनियम वाली जो बातें हैं उनके बारे में तो प्रशासनिक अधिकारी जब बंद करने जाएंगे तो वो किसको बंद मानेंगे और किसको किस स्तर तक बंद माना जाए और किस स्तर को बंद नहीं माना जाए। अधिनियम के हिसाब से बंद होना ये तो कोई बहुत बड़ी बात है। जैसे मारवाड़ जैसे इलाके में अगर देखा जाए, जहाँ हजारों आदमी इकट्ठे होते हैं, गरीब से गरीब परिवार के घर में लाखों लाख रुपये का खर्चा होता है, तो वहाँ पर अगर उस सीमा तक संख्या कम करना ये तो बड़ा बहुत ही मुश्किल मामला। एक तरह से हाँ, ये कोरोना का समय है और एक राष्ट्रीय आपदा का दूसरा मुकदमा जो मृत्युबोध अधिनियम से भी बहुत भारी मुकदमा बन सकता है उन लोगों पर। अगर वास्तव में वहाँ कोरोना फैल गया, नहीं भी फैला तो भी बन सकता है, क्योंकि इकट्ठा क्यों किया लोगों को। मानव जीवन को संकट में डालने का जो काम मृत्युबोध के नाम पर या किसी भी वजह से किया जाता है वो मुकदमा भारी पड़ सकता है उन लोगों पर, और इस वजह से इसको उस स्तर तक भी रोका जाता। बाकी तो उस स्तर तक रोकने की तो विभिन्न जितने भी आंदोलन चले उन्होंने भी नहीं सोचा। अधिनियम जरूर बना हुआ है, परंतु उन्होंने भी अलग अलग तरह की अपने हिसाब से अपनी समझ से सीमाएं तय कर रखी है। तो प्रशासनिक अधिकारी या पटवारी जो लोग भी जाके उनको, सरपंच वगैरह के, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, वो जाके मना कर रहे हैं उनको, कहते हैं कि इसको कम करो। दो क्या करें कि मीठा भोजन मत बनाओ, और तो क्या करें, या इन लोगों को कैंसिल कर दो और इतने ही लोगों, इतने परिवारों को बुलाओ, बाकी वालों को कैंसिल करो। तो वो सीमाएं जो है अधिनियम के हिसाब से तो फिर भी मृत्यु भोज हो रहा है। तो अधिकारी किसको बंद माने और किसको, अब कानून के हिसाब से बंद करना तो अधिकारियों के लिए भी बड़ी टेढ़ी खीर हो रहा है एक तरह से देखा जाए। और इधर जिन लोग परिवारों में अभी मौतें हुई है उनके लिए बहुत बड़ा संकट है। खाने वाले बड़े उनके ऊपर हावी हो रखे हैं। इधर सामान भी मंगा लिया जगह जगह लोगों ने, खाने की पूरी तैयारी हो रही है। अचानक आज जो जिन बात कह रहे हैं ना, जगह जगह बंद हो गए, लोगों ने कैंसिल किया है, स्थगित किया है, पर उसकी भी सीमाएं चेंज हुई है। जो पहले मिठाइयों का सामान ला रखा था उस सामान को वापस कर रहे हैं, उसकी जगह थोड़ा हलवा बनाने की प्रयास कर रहे हैं, और उसको कोई स्टार्ट गाड़ी में, ट्रॉली में या कैंपर में उसमें रख करके और एकदम से लोगों को बुलाया जाएगा और बुला कर उनकी थालियों में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार कोई, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो एकदम से व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे कि भाई वहाँ आ जाओ, क्योंकि जब उनको पता है कि आज हलवा या कुछ भी मिलेगा तो घर पे तो वो चूल्हा जगाएंगे नहीं, वो तो वेट करेंगे घंटे 2 घंटे में किस गली में या किधर बुलाया जा रहा है, पूर्व में पश्चिम में, कहाँ बाहर जाके खड़े हो, वहाँ पे फटाफट थालियों में लेकर खा करके भागना है। एक 2-3 दिनों में जो माहौल बना किशन साह जी मीणा के आदेश के बाद, विशेषकर नागौर की एसपी श्वेता जी धनखड़ ने जो आदेश निकाला, और उसके बाद जो एकदम से माहौल बना, उसकी वजह से जिन घरों में इन दिनों मौत हुई थी उन घरों के लिए एक संकट खड़ा हो गया। उन परिजनों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि ये क्या हो गया। अभी पिछले दिनों बहुत लंबा दौर चला था, लॉकडाउन के जस्ट बाद धड़ाधड़ मृत्यु भोज हो रहे थे। जो पुराने पेंडिंग थे वो सारे लोगों ने सल्टा लिए थे। अब ये जो नए जिनके घर में मौत हुई उनके एकदम से दिक्कत आ गई। एकाएक आदेश आने से इधर कुछ लोगों ने सामान भी ले आए थे, मिठाइयों वगैरह का सामान लाए थे, और इधर खाने वालों ने भी पूरी तैयारी कर रखी है, और एकदम से मीडिया में ये बातें फैली कि मृत्यु भोज सरकार ने बंद कर दिया या पुलिस विभाग बंद कर रहा है
पटवारी सरपंचों। तो पटवारी सरपंच और इससे लोग जाके संपर्क किया उन लोगों से, भाई आप कर रहे हो, हमारे दिक्कत आएगी, ये होगा वो होगा। तो उन लोगों ने उसमें जो बदलाव किया छोटा बड़ा, उसको मृत्युभोज बंद माना जा रहा है। वो बदलाव क्या किया कि जैसे ज़्यादा मिठाइयाँ तय कर रखी थी, उसका सामान भी आ गया, उसकी जगह उन्होंने तय किया कि थोड़ा हलवा बना देंगे। और अचानक सभी को एक मैसेज पहुंचा दिया जाएगा और एकदम से बता दे, मृतक के परिजन हलवा कोई और जगह बनाएंगे दूर कुछ किलोमीटर, वहाँ से स्टार्ट वाहन में ला करके एक गांव के दूसरे सिरे पर किसी और जगह मृतक के घर से बहुत दूर वहाँ गाड़ी खड़ी कर देंगे और सबको एकदम से मैसेज कर देंगे कि उधर जा कर के आप खा लो। और यूं करके ऐसा पहले हमने देखा था 2005-06 में जो नागौर में आंदोलन हुआ था, काफ़ी बड़ा आंदोलन था। नागौर कलेक्ट्रेट पर धरने होते थे, एसपी कलेक्टर से चर्चा होती थी लोगों द्वारा, और प्रत्येक जाति वर्ग में वो आंदोलन चला था। और यहाँ तक कि हम विधानसभा के सामने भी धरना देने गए थे, जयपुर भी। तो एक बड़ा आंदोलन था एक तरह से देखा जाए तो। उन दिनों भी यही होता था कि लोग उन दिनों इतने मोबाइल फ़ोन नहीं के बराबर थे आम जन के पास, फिर भी ये एक मृतक की ढाणी यहाँ पर है, दूसरी ढाणी में कहीं हलवा बना दिया जाएगा, किसी को कानों कान खबर नहीं होने देगी, पूरे गांव में ध्यान रखा जाता है, किन किन आदमियों को ही पता होना चाहिए, बाकी किसी को पता नहीं है। वहाँ पे हलवा बना करके ट्रॉली में रख करके फिर उसको कोई दूसरी जगह बदल करके वहाँ खड़ा करके और एकदम से लोगों को उस तरफ भेज करके खिलाया जाएगा रात के अंधेरे में। इस प्रकार के पहले भी करते थे। तो आज तो सोशल मीडिया है, ये व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं जिन जिन को बुलाना है, और उनको अचानक मैसेज करते ही हाथों हाथ, क्योंकि लोग तो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि भाई आज तो खाना है, चाहे कैसे भी करके खा लेंगे। तो खाना भी नहीं बनाते हैं घर पे, तो वो तो पूरी ताक में रहते हैं कि कहाँ हलवा बना है और किधर जा कर के कैसे खा करके भागना है। इस प्रकार कुछ इन्होंने लिमिट की है, संख्या कम की है। कई जगहों पर कहा कि भाई उन लोगों को मना कर देते हैं जिन लोगों को बुला रखा है, क्योंकि भोजन सामान भी ले आए, लोगों को भी निमंत्रण कर दिया और एकदम से ये आ गया कि मृत्युभोज सरकार ने बंद कर दिया। तो बहुत सारे मृत्युभोजों में ऐसे बदलाव लोगों ने अभी पिछले 48 घंटों में किए, जिसको बंद के हिसाब से देखा जाता है। अब मृत्युभोज बंद क्या है उस पर अपन ने चर्चा की अभी। अगर अधिनियम के प्रावधानों के हिसाब से देखा जाए तो मृत्युभोज तभी बंद माना जाएगा जब मृतक के परिवार के लोगों के अतिरिक्त दूसरे किसी परिवार के व्यक्ति को वहाँ पर खाना नहीं खिलाया जाए। खाना चाहे मीठा हो फीका हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि कई जगह ये तय कर रखा है लोगों ने कि मीठा नहीं बनाएगा तो उसको मृत्युभोज नहीं माना, ऐसा नहीं है। अधिनियम में मीठे का चरखे का कोई मामला नहीं है। वहाँ तो यही है कि उसके परिवार के लोग, पुजारी, पंडित या फकीर, वैसे लोग अधिकतम 100 हो सकते हैं। 100 से ज़्यादा अगर परिवार के लोग और पंडित वगैरह हो तो भी वो मृत्युभोज माना जाएगा। तो ऐसा अधिनियम में तो ऐसा है मामला। तो अपन जो चर्चा कर रहे थे उसमें, हाँ, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार ये पुलिस और ये पटवारी ये लोग करेंगे तो बड़ा भ्रष्टाचार फैलेगा और लोगों को डर दिखाएंगे कि रोक देंगे तो लोग पैसे देंगे और फिर पैसे दे करके मृत्युभोज करवाएंगे। ऐसा बिल्कुल रेयर केस 1% भी नहीं हो सकता मृत्युभोज के मामले में। ये हमारा अनुभव है। ये जो आप कह रहे हो ना, जो मैसेज आ रहे हैं 2 दिन से लोगों के कि पुलिस वाले पैसे लेकर के, हाँ कभी कभार कहीं हो जाता होगा रेयर केस, बहुत कम। परंतु जब आंदोलन चल रहा हो, जब एक तरह से इतना प्रशासन का इतना माहौल बन गया हो, ऐसे में पैसे लेकर के मृत्युभोज, पुलिस वाले तो खुद डर रहे हैं, इसलिए वो पटवारियों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, पटवारी सरपंच पर डालने की, हर कोई एक दूसरे पर डालने की, क्योंकि पुलिस वाले खुद करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी खुद करते हैं। मृत्युभोज तो सभी को करना अनिवार्य बुराई है। विशेषकर जो मारवाड़ जैसे इलाके में, यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई परिवार मिल जाता हो
जो बिल्कुल मृत्यु भोज इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक भी आदमी को घर पर आ गया और उसको खाना नहीं खिलाएगा, खाना अपने घर पे खाओ, सब अपने अपने घर पे खाते हैं। ये मर गया इसलिए यहाँ पे आकर के खाना खाएंगे, वो तो मृत्यु भोज होगा। चाहे वो तो श्रद्धांजलि देने आए हैं किसी भी वजह से, परंतु यहाँ भोजन कर रहे हैं तो वो मृत्यु भोज है अधिनियम के हिसाब से। तो इसमें जो पुलिस या प्रशासन के संबंध में ये लोग कह रहे हैं ये कि भाई ये डबल मृत्यु भोज हो जाएगा, इधर इनको देना पड़ेगा और उधर उनको, ऐसा कुछ नहीं है। मृत्यु भोज इतनी छोटी सी बात नहीं है जिसके लिए किसी को पैसे दे करके इसको कर दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है इसमें, क्योंकि आवश्यक सामाजिक बुराई है और ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जेल जा सकते हैं, मारपीट हो सकती है, ऐसा हुआ है पुराने ज़माने में। कहते हैं आज भी पुराने लोग कहते हैं कि भट्टियों में डाल दिया पुलिस वालों को, और ऐसी कई कहानियाँ बना रखी। डाला कि नहीं डाला, मतलब ये अफवाहें चलती है कि आएगा तो उसको देख लेंगे हम गाँव में, इस प्रकार की बातें भी होती रहती है। हालांकि आज के ज़माने में ऐसा कोई संभव नहीं है। तो अपने एक बात वो हरिद्वार वाले भी कर रहे थे कि हरिद्वार पर बंद, तो जिन चीज़ों में शास्त्र धर्म या ये बातें आ जाती उनको बंद करना इतना आसान नहीं है, वो मामला और भी कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। और फिर इसमें एक छोटी सी कहानी, मेरे गांव में क्या है कि पहले एक सेठ थे और वो बड़े मज़ाक के अंदाज के आदमी थे, बड़े मस्त मौला आदमी थे। उनकी कथाएं कहानियाँ चलती है गांव में आसपास के लोगों में कि बाकरोद का बंसी सेठ, तो बंसी सेठ की माँ मर गई, तो बंसी को लोगों ने कहा कि भाई तुझे हरिद्वार जाना है। तो बंसी वो फूल लेकर के यहाँ से हरिद्वार निकल गया। तो बंसी तो वो तो वैसे ही मस्त मौला आदमी था, वो तो हर तरह की मजाक किसी से भी कर लेता था। कहते हैं वो हरिद्वार गए ही नहीं, और दिल्ली में जा कर के और कहीं वो तो खाना खा रहा था तो कहीं गिर गए किसी नाले में, तो उसने कहा यह जमुना में चली गई माँ तो, और वहाँ से वो आ गया। तो बंसी की माँ ने, बंसी वापस आ गया माँ मरने के बाद हरिद्वार जाकर। बाद में कुछ महीनों बाद आंधी आई तो घर के दरवाजे खटखटा रहे थे। तो बंसी की भौजाई ने कहा, उसको भी संदेह था कि बंसी तो बंसी है भाई, गया कि नहीं गया हरिद्वार, क्यों बंसी आपने गड़बड़ तो कर दी, मजाक, हरिद्वार तो नहीं गए, माँ को हरिद्वार नहीं डाला, नहीं तो ये खिड़कियाँ क्यों बज रही है, घर की खिड़कियाँ बज रही है तो गड़बड़ कर दी। तो बंसी ने कहा उसको भौजाई को कि दिल्ली तक तो लेके गया, अब उसका दिमाग खराब है, वो यहाँ क्या केड़ा घोटने के लिए आएगी वापस, हरिद्वार नज़दीक था, वहाँ जाना चाहिए था उसको, वो यहाँ क्यों आई वापस। मतलब अपनी माँ के संबंध में कह रहा है कि जब दिल्ली से हरिद्वार नज़दीक था तो इधर क्यों आई परेशान होने के लिए, यहाँ खिड़कियाँ बजा रही है ये। तो मतलब ये जो खिड़कियाँ बजती है, आंधी तूफान जो भी है, उनके ऊपर कई कहानियाँ प्रचलन में है। तो उसकी वजह से उन पर तो बड़ा मुश्किल माहौल। डीसी सारण साहब ने भी लिखा है कि सर ये हरिद्वार जाने, और पुरोहितों को, प्रोफेसर साहब हैं ये, पुरोहितों को जिमाने दान देने वाला काम जारी है, जो मृत्यु भोज का सबसे बड़ा हिस्सा है, उस पर भी जन जागरण की ज़रूरत है। सारण साहब जो बात कह रहे हैं, हरिद्वार तो हमारे यहाँ भी मारवाड़ वाले भी जा रहे हैं, परंतु पुरोहितों को जिमाने का तो हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है। यहाँ तो ये अड़ोसी पड़ोसी, ये भाई बंधु रिश्तेदार, ये भी इतना ज़्यादा जिम लेते हैं कि पुरोहित इनको याद ही नहीं आता। कोई पंडित पुरोहितों वाला तो बिल्कुल ही छोटा सा, छोटे मोटे टोटके, ये ज़्यादा नहीं है। और वहाँ क्या है कि मृत्युभोज लगभग वो बंद है एक तरह से, जैसा मारवाड़ में जैसे मृत्युभोज होते हैं वैसे शेखावटी में नहीं होते। तो वहाँ पुरोहितों वाला काफ़ी बड़ा दिख रहा है उनको, जो पुरोहित वगैरह जो भी पंडित वगैरह आते हैं उनको दान भी ज़्यादा दिया होगा। यहाँ तो थोड़ा इतना नहीं है, शायद वहाँ ज़्यादा हो सकता है। या यहाँ पर क्या है कि 8-8, 10-10 लाख मृत्यु भोज में होते हैं, तो ये 50-60 हज़ार छोटे मोटे खर्चे पर कौन ध्यान दे, इसलिए ये तो ज़्यादा ऊबर कर रहे हैं। वहाँ पर शेखावाटी एरिया में
पुरोहितों को जिमाना और दान देना ये भी उभरा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि दूसरे वाला झंझट कम है। परंतु साहब हमारे यहाँ तो मामला बहुत खतरनाक है। यहाँ तो 8-10 लाख 15 लाख 20-20 लाख तक खर्च हो रहे हैं लोगों के, और नॉर्मल गरीब से गरीब लोगों को भी 5-5 7-7 लाख से कम में छोड़ते नहीं है कोई। तो आप ठीक कह रहे हैं, उधर शेखावाटी में और इस पर ज़्यादा यहाँ तो ये फोकस भी नहीं हो रहा इन चीज़ों पर। पुरोहितों वाला और कितना हो रहा है, वो तो छोटा सा नमक की जगह हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़े हो रहे हैं दूसरे वाले मामले। तो ठीक है इनका कहना, हरिद्वार पर ये जन जागरण से ही कुछ कम ज़्यादा हो तो बात अलग है। मामला हरिद्वार वाली मैंने बताया कि ये बीमारी थी नहीं हमारे यहाँ पर, ये रेल शुरू होने के बाद शुरू हुई। उससे पहले मृत्यु बहुत तो छोटा मोटा शुरू से ही होता था। पहले शुरू में राबड़ी पिलाते थे, फिर खिचड़ा खिलाना शुरू किया, क्योंकि भोजन की बहुत कमी थी, तो खिचड़े के लिए भी लोग भागते थे। और खिचड़े के बाद में लापसी और हलवा वगैरह ये मीठी चीज़ें आ गई, ये बहुत बाद में आई मीठी चीज़ें। मीठी चीज़ों में भी शुरू में गुड़ का चला था, और सामान्य आदमी को गुड़ के अतिरिक्त अनुमति भी नहीं देते थे राजा रजवाड़ों की तरफ से भी, कि गुड़ के अलावा तुम चीनी नहीं ला सकते। ये भी एक ऊपर से पाबंदी थी। और चीनी लाओ तो इतना बड़ा टैक्स सरकार में जमा कराओ तो ही चीनी ला सकते हो। इस प्रकार के कई मामले थे पहले। इसी प्रकार भाई विक्रम सिंह जी कहते हैं कि हरिद्वार में भारी जेब कटाई होती है। हाँ, हरिद्वार में जेब कटाई का मामला तो बड़ा खतरनाक है। इधर तो उनको सर्दी लगती है, हरिद्वार के घाट पर पानी ऊपर से डाल देते तो वो कांपता है, और वो कांपते कांपते उसके मुंह से 1000-2000 का नाम लेते हैं। वो कहते हैं 10,000 नहीं कम है, और उसने बेचारे ने 10 बोला ही नहीं अभी, और ये 10 का नाम शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार बहुत ज़्यादा बड़ी लूट मची हुई है वहाँ पर। तो जेब कटाई हो रही है। इसके संबंध में तो जन जागरण ही कुछ कर सकता है, बाकी कानून उनसे तो वो भी नहीं हो रहा है पूरा। ये इस पर कोई कानून वाली संभावना लग नहीं रही कहीं। इसी प्रकार शोभाराम जी मुंडेल कहते हैं पुरोहितवाद हावी है। राव जी की पोती में नाम लिखाई गई 5100 रुपये नगद और अन्न कपड़े वगैरह। हाँ, ये उन्होंने मुद्दा थोड़ा अलग कर दिया। ये राव जी की पोती में नाम, अब तो नाम लिखना सब जानने लग गए। पहले तो राव जी लिखते थे, अब तो हमारे पास में पेन है, खुद ही लिख लो किसी किसी का लिखना है। बेटे का लिखो, बेटी का लिखो, फिर ही कितना ही लंबा नाम हो तो भी लिख सकते हैं अपन। ये राव जी वाली बीमारी तो अनावश्यक बीमारी है। मैं तो आते हैं राव गांव में घर में, मेरी तरफ तो वो झांकते भी नहीं, पूछते भी नहीं, मेरी उपस्थिति में भी घर में नहीं आते, ध्यान रखते हैं वो पूरा। क्योंकि मैं कहता हूँ भाई क्या है आपके पास, कौन सा इतिहास है? आपने इतनी ऐसी बातें लिख रखी है कि जैसे हमारे पूर्वज तो कोई राजा महाराजा थे, हाथी का दियार, वो दियार, ये किया वो किया। जबकि हम जो इतिहास देखते हैं उसमें लगता है कि हमारे पूर्वजों की तो हालत खराब थी बेचारों की। तो हमारा असली इतिहास तो आपने छिपा दिया। उनके साथ में सामने कौन कौन सी समस्याएं थी, कितना प्रताड़ित होते थे, क्या क्या हुआ था, और क्या क्या उन्होंने लोगों के सामने कैसे वो जीवन चलाते थे, कितनी दिक्कतें थी, वो तो कुछ लिखा ही नहीं। ऐसा लिखा हुआ जैसे कि हम तो सभी लोग कोई बहुत बड़े राजघरानों के लोग थे। तो ये ऐसे झूठे इतिहास की हमें ज़रूरत नहीं भाई। मैं तो इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए मैं तो सीधा उनसे कहता हूँ, आपने 10 रुपये में हाथी लिख दिया, कहीं घोड़ा लिख दिया, कहीं ऊँट लिख दिया। ये तो बिना मतलब हमको फुसलाया जाता है ताकि हमसे कुछ, हमारी जेब में से कुछ निकलवाया जाए। तो ऐसा ये झूठा इतिहास हमारे काम का नहीं। हमें ये बताया जाए हमारे पूर्वजों के भूखे कितने मरे थे, कितनी परेशानियाँ उठाई थी, वो बातें तो है ही नहीं यहाँ पर। किन किन के सामने इन्होंने कटोरे मांडे थे। तो ये 5100 रुपये तो शोभाराम जी लिखा हुई मत, नाम लिख लो मेरे हिसाब से। तब क्या लिखना है वहाँ, क्या लिखा हुआ वहाँ, सारी बकवास झूठी लिखी हुई है। नामों से लेना देना क्या है? असली हमारे इतिहास में कोई नाम महत्वपूर्ण नहीं है। इतिहास का मतलब अतीत में हमारी क्या स्थिति थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, जो भी है, हमारी क्या
स्त्रियों की स्थिति, खान पान की, वो क्या थी, वो तो वहाँ कहीं है ही नहीं कुछ, वो तो बड़ा चढ़ा करके बताई हुई है। इसलिए झूठा इतिहास है उनके पास पूरा का पूरा। अब एक और बात आई है, आज मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, जो मृत्युबोध बिल्कुल नज़दीक मुहाने पर खड़े हैं, सामने मृत्युबोध दिखाई दे रहा है, भोजन का सामान आ गया, और ऐसे में जो लोग कहते हैं ना युवा जो है मृत्युबोध के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो खिलाफ है तो बुजुर्ग भी हैं कई जगह, और नहीं तो युवा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि खिलाफ हो। युवाओं की तो हालत देख रहा हूँ 2 दिन से, वो कह रहे हैं ये सारे आदेश एडिटेड है, फेसबुक व्हाट्सएप पर जो आदेश चल रहे हैं ये एडिट किए हुए हैं, कुछ नहीं है, ये सब फर्जी है। मतलब उनको तो वो भोजन दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए वो सारी झूठ बोलने को तैयार है। उनको तो कैसे कह मिल जाना चाहिए, बस खा के भाग जाएंगे किधर। ये हालत है युवाओं की। और मैंने बताया आपको, अधिकारी वर्ग तक और बड़े बड़े लोगों तक, क्योंकि अब हमें पता है कि सबको करना पड़ता है। हमारे मंत्री कर रहे हैं, सांसद कर रहे हैं, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि मृत्युबोध कर रहे हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों के हिसाब से मारवाड़ में तो कोई बच ही नहीं पा रहा है। तो चाहे एसपी हो, कलेक्टर, उन लोगों को भी सबको करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम कहें कि पढ़े लिखे जागरूक हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं। और नहीं तो जागरूक देखो जिनके सामने खाना पड़ा है वो एडिटेड बता रहे हैं इन आदेशों को, क्योंकि वो खाना चाहते हैं उसको कैसे भी करके। और जो खुद खाता है वो कैसे खिलाफ होगा, वो कभी खिलाफ नहीं हो सकता। और खाने के मामले में भी मैंने आज कोई एक अधिकारी थे बड़े, उनसे बात हुई, वो तो बोले भाई हम तो जहाँ भी जाते हैं आराम से खा लेते हैं, और बिना मतलब का वहाँ लड़ाई हमसे तो नहीं होती ऐसी। और बड़ा मुश्किल हो जाता, लोग बहुत नाराज़ हो जाते हैं अगर नहीं खाते हैं तो। ये हालत है लोगों की। तो मतलब वो अपने आप में मानते हैं कि मृत्युबोध गड़बड़ है या कुरीति है, वो फिर भी वो कहते हैं हम तो आराम से खा लेते हैं, बिना मतलब लोगों से इतना झगड़ा वगड़ा हम तो नहीं करते, हम तो खा लेते हैं, ताकि अन्यथा लोगों का विरोध क्यों झेलें। तो विरोध झेलने के डर से खा लेते हैं, या पेट भरने के लालच में खा लेते हैं, पता नहीं क्या। और उन्होंने बड़ी साफगोई से ये भी कहा, ये लालच भी होता है, क्योंकि सामने पड़े भोजन को छोड़ करके वहाँ से उठना और केवल पानी पी करके वहाँ से निकलना, जबकि भोजन की पूरी व्यवस्था है, इतने अच्छे शामियाने लगे हुए, हवा लगाई हुई है, पंखे लगे हुए, और वहाँ नहीं खा करके आना, ये भी एक तरह से देखा जाए तो मानसिक रूप से भी बड़ा जोर पड़ रहा है। तो मैं एक छोटी सी कहानी यहाँ भी कह देता हूँ कि एक बार स्वामी विवेकानंद ने एक कोई पुजारी ने, एक भगत था काली का, कलकत्ता का काली का भगत था, और वो नवरात्रा में बड़ा आयोजन करता था हर साल लंबे समय से। सैकड़ों बकरे इकट्ठे करवाता था और बड़े लोगों को बुलाता था और बड़ा हुजूम चलाता था। उसके लिए पहले चंदा भी करता, सारा करता, और फिर बकरों को काट करके वो काली का प्रसाद बनाते और खाते। वो आदमी जो बहुत रुचि लेता था, और वो जो इसके लिए बहुत रुचि लेता था काली के प्रसाद और बकरे चढ़ाने में, वो आदमी ले नहीं रहा था। तो विवेकानंद ने उससे पूछा कि आप तो इस कार्यक्रम में बहुत आगे होकर के सब करते थे और बड़ा तामझाम करते थे, इतना बड़ा पैसों का इंतजाम करवाते थे, कैसे भी करके कलेक्शन करते थे, और फिर इतने अधिक संख्या में बकरे काटते थे आजकल। तो उसने कहा कि मेरे दांत नहीं है अब, इसलिए मैं खा नहीं पाता हूँ, और खा नहीं पाता हूँ तो फिर मैं ऐसा कैसे करूँ। वो तो खुद के दांतों की वजह से कर रहा था सारा। ये हालत है लोगों की। जो इससे अगर देखा जाए तो बूढ़े लोग तो फिर भी इसको इनकार कर सकते हैं, उनसे कई मिठाइयाँ खाई नहीं जाती, परंतु युवा जो है वो इस खाने को छोड़ने को तैयार नहीं है कतई। आज भी आप देख रहे हैं कि फेसबुक व्हाट्सएप पर कई लोग जुनूनी लोग हैं, वो बार बार कहते हैं कि भाई नहीं खाने का संकल्प लो। संकल्प लिया नहीं खाने का संकल्प कैसे लें, खाने का लिलवा दो इनको, और कुछ खिलाना हो तो एक्स्ट्रा खिलाना हो तो डोज दे दो। खाने को तैयार है, नहीं खाने को कैसे तैयार होंगे बेचारे। ये हालत है युवाओं की। जबकि ये कहते हैं कि बुजुर्ग नहीं मानते हैं, ये सब दूसरों पर यूं ही कह रहे हैं, बाकी युवाओं में भी कोई ज़्यादा दम नहीं है इस मामले में। तो मैंने अजीब स्थिति देखी कि वो खाने के लालच में कह रहे हैं कि आदेश एडिटेड है।
हाँ, कुछ मित्रों ने लिखा है कि जन्मदिन हो रहे हैं और आप मृत्यु भोज के खिलाफ ऐसी फालतू की हवा खड़ी कर रहे हो, और ये तो हाँ, वो कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो वो सोचते हैं कि हिंदू धर्म खराब हो जाएगा अगर मृत्यु भोज बंद हो गया तो जन्मदिन तो हो रहे हैं, उजवना हो रहे हैं, सत्संग हो रही है, ये हो रहा है, कथा कीर्तन हो रहे हैं, फिर एकल मृत्यु भोज के पीछे क्यों पड़े हो। तो उन मित्रों के लिए मेरा एक मैसेज है कि भाई जन्मदिन अभी तक आवश्यक बुराई नहीं है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो जन्मदिन नहीं करते हैं, नहीं मनाते हैं, तो इसका पर मृत्यु भोज नहीं करना ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। आवश्यक बुराई होगी, आवश्यक बुराई होने की वजह, हाँ जन्मदिन जिस दिन आवश्यक बुराई हो उस दिन हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जन्मदिन की जरूरी नहीं है, उन पर कोई दबाव नहीं है समाज का, एक तरह से उजवना का भी कोई दबाव नहीं है। कथा कीर्तन सत्संग, मेरी 3 पीढ़ी में मेरे घर में ऐसा कोई आयोजन नहीं हुआ इनमें से, परंतु मृत्यु भोज को जो अनिवार्य बुराई उसको टाला नहीं जा सकता किसी भी कंडीशन में, यह हालत हो रखी है। तो ये दूसरी चीज़ों को बीच में लाते हैं, शराब को, डीजे को, जन्मदिन को, ये तो इस मृत्यु भोज के पक्ष में ही एक तरह से मेहनत कर रहे हैं कि ये मत बंद करो। नहीं तो इनको शराब क्यों याद आई, इनको जीवन खाने दो, फिर ये नहीं कहेंगे शराब बंद करो, फिर शराब भले ही पियो कितनी, परंतु इनके खाने को, इनकी थाली इधर खिसका रहे हो, इसका मतलब शराब मत पियो, डीजे मत बजाओ। हमारी थाली को तो आपने आगे से उधर सिर कर लिया और डीजे बजा रहे हो, शराब भी पी रहे हो, नहीं अन्यथा हमें खाने दो, फिर बजाओ डीजे शराब चाहे कुछ भी करो, हमारा पेट भरने दो हमें। तो ये अपने इसकी वकालती है ज़्यादातर लोगों द्वारा। तो एक बात मैंने कही थी कि पुलिस इसके पैसे ले सकती है, ऐसी तो कोई संभावना नहीं है बिल्कुल। कहीं कोई रेयर केस छोटा सा हो गया हो तो बात अलग है, पुलिस वाले तो इतने डरते हैं कि अगर लोग इसकी शिकायत करेंगे तो भी बड़ी मुश्किल से आएंगे, वो भी कोई एसपी कलेक्टर का बहुत ज़्यादा दबाव हो गया तो आएंगे और आकर के उनके घर पर हाथ जोड़ेंगे उन सब लोगों से कि साहब क्या करें, हमें तो आना पड़ा। वहाँ पर अपने वो जो खड़क खड़क बूट है उनको उतारेंगे, जुराब खोलेंगे और आकर के नीचे बैठ जाएंगे उनके सामने, बड़ी नतमस्तक की स्थिति में होंगे। वो किसी रूप में ऐसा थोड़ा सा लिख के दे दो, आप इस पर साइन कर दो कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, फिर आप जो भी करो कर लेना, और हम तो हमारा तो काम हमें करना पड़ता है, हमारे ऊपर से दबाव है। मतलब इस प्रकार की भाषा और एक तरफ अपराध बोध के भरे हुए आते हैं वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो पुलिस के लोग हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो खुद भी तो ऐसा करते हैं बेचारे, तो वो भी उनकी परिस्थिति समझते हैं, ये भी इनकी समझते हैं। और इस प्रकार से कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि पुलिस इस चीज़ों को रोक सकती है। हाँ, दिक्कत सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है कि जिन घरों में मौत हो रही है उनको खुद को और गाँव के लोगों को इसमें अब थोड़ी मजबूती पकड़नी है और अभी इसको स्थगित करना है हर हालत में। अगर अब इन दिनों स्थगित नहीं किया तो कोरोना वाले मुकदमे बड़े खतरनाक हो सकते हैं उनके ऊपर। फिर मृत्यु भोज और मानव जीवन को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर रखा है इसको, कोरोना महामारी को, तो मानव जीवन को संकट में डालने, भीड़ इकट्ठा करके मानव जीवन को संकट में डालने का मुकदमा होगा इन पर, मृतक के परिजनों पर। तो इन बेचारों को क्यों मरवाते हो? सभी लोग सभी गांवों में इस प्रकार करो कि भाई अभी इसको जहाँ भी है, जैसे लॉकडाउन में 2 महीने तक रुके थे, वैसे भी जब तक कोरोना है तब तक इसको रोको कैसे ही करके। अन्यथा पुलिस अगर करना नहीं चाहेगी तो भी उनको करना पड़ेगा। अगर किसी मृत्यु भोज में 10-15 संक्रमित हो गए तो उसकी हिस्ट्री से, तो इनके जिनके घरों में मौत हो रही है उनके ऊपर दोहरी, उनको बड़ा डर है, करें क्या? इधर खाने वाले परेशान कर रहे हैं, इधर पुलिस वाले वो तो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं परंतु वो भी कर लेंगे अगर कोई कोरोना हो गया तो। और हालत ये इतनी है कि मैंने अभी शादियों में देखा, आज मैं तो बहुत संपर्क में रहता हूँ, बहुत कम सुनता हूँ फिर भी कोशिश करता हूँ। तो एक मित्र ने कहा कि सर हमने तो बिल्कुल उस लिमिट का पालन किया है
और बारात भी नहीं ले जानी है। पर क्या करें, कुछ रिश्तेदार तो ऐसे हैं कि उन्होंने फ़ोन कर कर के कहा है कि आप तो भूल गए। अरे मैंने कहा भूला नहीं भाई, ये समस्या है इसलिए मैंने आपको इस बार याद नहीं किया, निमंत्रण नहीं दिया। क्या नहीं, हम तो आएंगे। और इस प्रकार कुछ लोग आ गए, वो बता रहे हैं। वो सीधा आदमी है बेचारा, करे तो क्या करे उनका। और फिर वो बारात में वो जाने को तैयार हो गए। तो इधर गांव में भी लोग बारात में जाने के लिए उतावले हो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं जाएंगे बारात में। मतलब मैंने आंखों देखी स्थिति है। तो मेरे अपने भाई ने कहा कि ये बच्चे कह रहे हैं कि बारात में जाएंगे। और मैंने कहा वो कह रहा है मैं गांव में किसी को बारात में नहीं ले जाऊंगा, एक को भी, क्योंकि रिश्तेदार थोड़े बहुत आए हैं, इनको ले जाना पड़ेगा, इसलिए गांव के किसी भी आदमी को नहीं ले जाऊंगा तो कैसे जाएंगे। कि तो लड़के कह रहे हैं हम तो जाएंगे बारात में, क्यों जाएंगे। लड़कों को मना किया तो उनका मुंह उतर गया और वो बड़े परेशान महसूस हो रहे हैं, जाने का उनका पूरा मन, जबकि वो ले जाना नहीं चाहता बारात में। और उस आदमी ने आखिर क्या किया वो बताता हूँ मैं। उसने अचानक जो बारात रवानगी का जो सिस्टम है वो है कि उस घर से निकल करके जो एक चौक है वहाँ तक पैदल जाती है दूल्हा वगैरह, और उसके पीछे ढोल वगैरह, वो डीजे तो नहीं, ढोल भी है तो वो बजता है, औरतें गीत गाती हुई वहाँ तक जा कर के, वहाँ से फिर गाड़ियों में बैठ करके बारात रवाना होती है। तो उसने फिर अचानक, और तो क्या करें, ये उसको पता हो गया वहाँ चौक में तो लोग इकट्ठे हो गए। और हालांकि उसने वाहन भी किराए नहीं किया, पर वो तो किसी में बैठ जाएंगे या अपनी गाड़ियां लेकर के रवाना होंगे वहां से, तो वो तो आके तैयार हो जाएंगे, क्या करेंगे, उनको कैसे रोकेंगे। तो उसने उपाय उसको करना पड़ा कि घर के सामने ही कार ला करके और दूल्हे को कार में बिठा करके वहां से निकल गए। तो चौक वाले खड़े ही रह गए वहां से, तब जाकर के वो बारात में जाने वाले कैंसिल हो सके। ये हालत है, उनको निमंत्रण नहीं है बारात में जाने का, कहा भी नहीं किसी को कि तुम्हें बारात में चलना है, फिर भी वो तो जाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो ये मृत्युबोध वाले कैसे रुकेंगे। और अगर नहीं रुकेंगे तो इन पर कोरोना के मुकदमे और हो जाएंगे। मृत्युबोध वाले तो अलग है ही, वो भी, क्योंकि उसको भी अब थोड़ा प्रशासन तेजी से ले रहा है। तो जिन घरों में मौत हो रही है, जागरूक लोगों को गांव गांव में अब तय कर लेना चाहिए कि जब तक कोरोना का ये संकट है तब तक किसी भी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं किया जाए। ऐसा नहीं करोगे तो कई लोगों पर गाज गिर जाएगी बेचारों के। एक तो माँ बाप मरे हैं, इधर उनके घर पे ये छोटा मोटा जो भी हलवा वगैरह ये चाहे टोली में लेकर के भागेंगे, कैसे करेंगे, तो भी इन पर मुकदमे हो जाएंगे बेचारों पर। और क्योंकि अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इन पर मुकदमे होंगे। मृत्युबोध वाले अलग होंगे और ये अलग होंगे। और पटवारी पंच सरपंच को भी न्यायालय में जवाब देना पड़ेगा, क्यों कानूनन वो बाध्य है। उनको कहा जाएगा कि आपने सूचना क्यों नहीं दी, उनके भी समझे। अन्यथा तो यही माना जाता है कि मृत्युबोध होता ही नहीं है इसलिए सूचना नहीं दी गई, परंतु ये तो मृत्युबोध होंगे और इन पर भी मुकदमे बढ़ेंगे। कानूनन वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा बाध्य हैं वो लोग भी। तो इतने समय तक ये कानून पड़ा रहा, 60 साल से पड़ा था, परंतु अब ये ऊपर आ रहा है। ऊपर आ रहा है तो ऐसी हजार समस्याएं खड़ी होने वाली है। तो गाँव में जो जागरूक लोग हैं उन लोगों को अब इस पर निर्णय लेना, पता नहीं किसके घर में कल मौत हो सकती है और उसके ऊपर ऐसा खाने वालों का दबाव बनेगा। और इधर ये प्रशासन वाले चलेगा, प्रशासन वाले तो शायद रुक भी जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा करेंगे। वो तो बिल्कुल बेचारे बहुत परेशान है खुद भी। वो तो जैसे बीट कांस्टेबल का मैंने लिखा भाई इनको भी को तो पुलिस वाले भी डर गए सारे बीट कांस्टेबल ने। वो तो एक पटवारी पर डालना चाहते हैं, पटवारी इन पर डालना चाहते हैं, वो तो सारे परेशान है। परंतु अगर कोरोना पॉजिटिव वहाँ हो गए, पता नहीं आपके हमारे घर में किसी घर में मौत हो और ये खाने वाले आके बैठ जाएं वहाँ पर, फिर इनको खिलाएं पिलाएं या इनको भगाएं तो कैसे भगाएं। और वहाँ कोरोना अगर हो गया तो मुकदमे उन परिजनों पर बनेंगे और वो मुकदमे खतरनाक बनेंगे। और पटवारी पंच सरपंच के भी इससे समस्या होगी कि उन्होंने सूचना क्यों नहीं दी समय पर। वो बाध्य हैं इसके लिए, उनकी ड्यूटी है एक तरह से। भाई हनुमान जी रार ने लिखा है केवल एक पटवारी क्या करेगा, सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पटवारी के पास तो 2-2 3-3 सर्किल हैं या और भी बहुत सारे काम हैं, कृषि पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी उन सब की होनी चाहिए। बात सही है हनुमान जी रार, पर वो अधिनियम में उस समय पटवारी था, बाकी आंगनबाड़ी कृषि पर्यवेक्षक ऐसे पद गाँवों में कहीं थे ही नहीं दूर दूर तक। इसलिए वो एक ही आदमी होता था उस समय गांव में तैनात। तो
इसी का उल्लेख है और वो उसी अधिनियम के आधार पर ये कर रहे हैं, नया तो कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, प्रशासन चाहे तो और लोगों को भी जिम्मेवारी दे सकता है, पर अधिनियम के हिसाब से बाध्य और कानूनन कार्रवाई पटवारी और पंच सरपंच पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है पूरी की पूरी। बड़ा मुश्किल मामला इनका मामला। तो एक UR बेनीवाल साहब ने लिखा है, कानूनी कार्रवाई के हिसाब से डेगाना SHO ने आंतरोली पटवारी पर लिख दिया DM के हवाले से, नागौर DM के हवाले से। हाँ, तो बेनीवाल साहब कहते हैं गुरुड़ पुराण पर प्रतिबंध लगना चाहिए। गुरुड़ पुराण मैंने तो मैं पूरा काफ़ी लंबी ज़िंदगी तक ये सुना ही नहीं गुरुड़ पुराण होता क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ तो गुरुड़ पुराण ये शहरों में है या बड़े कस्बे जहाँ पंडितों का ज़्यादा बोलबाला, जिस गांव में कस्बे में या उधर से कावटे में या और कहीं होगा, या इनके बेनीवाल साहब या तो शहर में देखते हैं और बाड़मेर एरिया में है तो पता नहीं मुझे, परंतु हमारे यहाँ एक जगह काम पड़ गया। मैं कोई वो महेश्वरियों के घर पे काम था, तो वहाँ गुरुड़ पुराण बोलाया जा रहा था, मैंने सुना। बहुत गंदी किताब है। तभी तो इन्होंने लिखा है 18 पुराणों में से पोंगा पंडित इसका प्रचार बढ़ चढ़ करके करते हैं गुरुड़ पुराण का। ये तो पंडितों के लिए लिखा हुआ है पूरा दस्तावेज, बड़ा गजब का। उनको तो खूब खिलाने पिलाने का पूरा प्रबंध है, और बाकी जातियों के लिए तो बहुत अभद्र टिप्पणियां भी उसमें बहुत गंदी है। मतलब किताब तो ऐसी है कि मैं तो उसको सुन भी थोड़ा बहुत सुना था, मुझे तो बहुत हल्का लगा, मुझे सुनने जैसा है ही नहीं उसमें कुछ। बहुत खराब किताब है। उस किताब की आड़ में लोग बुरी तरह से ठगा जाता है कि तुम्हारे घर में मौत हो गई इसलिए करना पड़ा। तो ये तो बहुत गंदी किताब। मैं तो इस बारे ज़्यादा तो जानता नहीं, परंतु इन्होंने कहा तो वास्तव में प्रतिबंध इस पर कौन लगाए। ये तो पुराण है, सनातन धर्म की। अभी वो धार्मिक खड़े हो जाएंगे जो तथाकथित हैं, इस पर प्रतिबंध लगाना तो बड़ा मुश्किल मामला हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई संभव है। तो अपना जो पहले वाला वीडियो था उस पर जो चर्चा हुई वो शायद अगर शेयर हो गई है, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, शेयर हुई है तो अच्छी बात है। दोनों वीडियो को जोड़ करके मैं यूट्यूब पर चढ़ाने का प्रयास करूँगा। इसके अतिरिक्त दूसरा अभी जो कमेंट आ रहे हैं उन पे थोड़ी बहुत चर्चा कर लें। ये 2 वीडियो में हमारा टुकड़ों में हो गया, ठीक नहीं, जमा नहीं। बाकी आप लोगों का तो बहुत अच्छा सहयोग है, पर टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई। राज कटाला सांडवा एक पकड़ मसीहा ओसो, ओ ये किताब दिख रही है यहाँ पे, है ना। हाँ ठीक। श्रवण सावंत में कौन सी, धोकल राम जी माचरा, खूब यूं ही जागरूक करते रहिए। राज कटाला सांडवा से कहीं न कहीं इसमें प्रशासन की मिलीभगत रहती है। अरे साहब, मिलीभगत क्या, प्रशासन के सब लोग भी तो मृत्युबोध करते हैं ना। हमारे मंत्री, जनप्रतिनिधि, सभी लोग करते हैं। अगर भाई प्रावधान जो है, अधिनियम क्या कहता है? अधिनियम कहता है मृतक के परिवार के लोग, पंडित, फकीर, ये लोग खाना खा सकते हैं। तो परिवार के अतिरिक्त एक भी आदमी अगर एक्स्ट्रा खाना खाता है जो उसकी मृत्यु से पहले उस रसोई में या उस घर में नहीं खाता था, वो खाता है तो वो तो मृत्युबोध है, सीधा साफ है। इसलिए मृत्युबोध तो प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो जिनको हम बंद कहते हैं उसको भी करना पड़ता है। अधिनियम में तो इतना कर रखा है। हाँ, पंडित फकीर ये लोग और परिवार के लोग अधिकतम 100 हो सकते हैं। तो पंडित फकीरों वाला तो इतना है नहीं, खाने वाले तो ज़्यादा दूसरे हैं। राज कटाला कहते हैं पता नहीं क्यों लोग मृत्युबोध को स्वाभिमान से जोड़, अजी स्वाभिमान से नहीं जोड़ रहे, जब करना ही पड़ता है। जो आज अधिकारी या बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इसकी पक्ष लेते हैं, इसके पक्ष में जोर जोर से बोलते हैं, उनको पता है कि हमने जब कर लिया है तो गलत नहीं है, नहीं तो हम क्यों करते। हमने किया है तो किसी के दबाव में थोड़ा ही किया है, हमने अपनी मर्जी से किया है। तो वो फिर स्वाभिमान से ही जोड़े, और क्या करे। उसको गुलामी से कैसे जोड़े बेचारे, उसको ऐसे कैसे जोड़ेंगे हमको करना पड़ा, हमारी मजबूरी है। ये नहीं कर सकते, हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता।
इसलिए वो फिर उनके पास चारा ही यही रहता है। और फिर वो अगर कोई इसके खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपराध कारित कर लिया, इसलिए वो उसको अपराध मानने की स्थिति में नहीं हो सकते किसी भी। हाँ राज कटाल, जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ऐसा आज भी हो रहा है। कुछ एक जगह आसपास के घरों में मिठाइयाँ बिखेर देते हैं, हाँ वो सब हो रहा है। भाई ये CR जाट लोहाउट, ये इंग्लिश का शब्द लिखा है ना, कमेंडेबल एक्सपीरियंस। हाँ ठीक है, कमांड तो नहीं रही मेरा, ये टूट भी गया। हिमता राम जी भाकल, सरकार का बेहतरीन निर्णय समाज सुधार की ऐतिहासिक माइलस्टोन सिद्ध होगा। अब देखो हिमता राम जी, अगर हो सकता है तो हो सकता है वो कोरोना की वजह से ही होगा, क्योंकि अब दोहरे मुकदमे झेलने पड़ेंगे मृत्यु बोध होने वाला, और बहुत मजबूरी है। मृतक के परिजनों की तो हालत खराब हो, तो बहुत संकट में है अभी, उनके लिए कुछ कुछ करना चाहिए जागरूक लोगों को। उनको छोड़ो एक तरह कैसे भी करके, अभी उनके ऊपर ये दबाव नहीं, उनको बड़ा डर है कि अगर कोरोना हो गया हमारे घर में इकट्ठे होने वाले लोगों में तो हमारे क्या हालात होंगे। पता नहीं उनको कितने दिनों तक इन कोर्ट कचहरियों में जेलों में रहना पड़ सकता है, बड़ा मुश्किल मामला है। तो और ये कोरोना इसको कमज़ोर ज़रूर कर देगा मृत्यु बोझ को, ये तय है, ऐसा लग रहा है। क्यों, और कई लोगों के संयोग से जहाँ पर कोरोना विस्फोट हो गया मृत्यु बोझ में, उन लोगों के तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कुंभाराम जाट, जब जनता द्वारा निर्वाचित सरकारें रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने में जुट जाए तो आमजन का क्या कसूर। अजी जनता द्वारा निर्वाचित कुंभाराम जी, ये सरकारें तो जनता के 5 आदमियों में से 3 आदमी जिधर बोलेंगे उधर, राजनेताओं को बेचारों को वजूद क्या है, ये तो डरे हुए लोग हैं। इनको तो वो टिक्की की जरूरत है कि ये इधर ज़्यादा है तो इनके पीछे चले जाएंगे, तो क्यों, उनको पता है कि वहाँ से हमें मत ज़्यादा मिल सकते हैं, तो इनको तो अपनी कुर्सी बचानी है कैसे ही करके। तो वो तो रूढ़िवादिता और पाखंड को ही बढ़ावा देते हैं रोज़। उनका तो अपना राजनीति का नियम है, इसलिए उनका तो कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है एक तरह से। लेखराज चौधरी, आप सही बात बता रहे हैं जी, आपके इस लाइव की वजह से हम लोग भी जान रहे हैं, हाँ कोई जानकारी मिल रही है इनको, अच्छी बात है, सही बात है। हाँ भाई, दुर्गा शंकर सियाग, जीवंत खर्च के बारे में विचार। अजी जीवंत करो चाहे मृत्यु, जीवंत खर्च अगर ऐसा हो जाए कि भाई जीवंत खर्च करना है, और अगर जीवंत नहीं हो सका तो फिर तो कोई करना ही नहीं है कुछ, तो बहुत अच्छा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा लोग टाल देंगे, अभी तो हम जीवित रहेंगे लंबे समय तक, और फिर मर गए तब हम क्या करें, अब जीवित ही नहीं है तो कोई दिक्कत। मरने वाला तो एकदम से ऊपर से टपकता है, और उस समय की सारी परिस्थितियाँ वो इनकार करके करना पड़ता है, वो मजबूरी हो जाती है। और जीवित वाले में तो कोई मजबूरी नहीं होगी अगर ऐसा ही हो तो। एक मित्र ने लिखा है कि बटेरी कांड हुआ था बांवरी देवी वाला, वो बाल विवाह के खिलाफ वो कर रही थी, और उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ, बहुत जुल्म हुए। तो मृत्युभोज के खिलाफ भी अगर कोई ऐसा करेंगे अधिकारी, वो भी एक कार्यकर्ता के हिसाब से बाल विकास की कार्यकर्ता थी, महिला बाल विकास की, तो उसके अपनी ड्यूटी के हिसाब से कर रही थी, तो उसको इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ी। तो अब पटवारी वगैरह ये करेंगे तो इनको, अब देखा जाए तो बाल विवाह को अगर कानूनी अपराध तो माना जाता है मृत्युभोज की तरह, पर वो अगर मृत्युभोज और बाल विवाह की कंपैरिजन करें, अगर मृत्युभोज गलत है, कुरीति है, तो बाल विवाह कुरीति नहीं होना चाहिए। क्योंकि मृत्युभोज को इस वजह से कुरीति माना था, अनावश्यक खर्चा, बाल विवाह में उल्टी खर्चे की एक तरह से बचत मानी जाती है। बाल विवाह में जो माता पिता है वो अपने एक से अधिक लोगों की एक साथ शादी करते हैं, तभी बाल विवाह होते हैं, बाकी तो बाल विवाह नहीं हो रहे।
तो उनकी उम्र का गैप होता है, और उनकी एक साथ शादी इसलिए करते हैं, वो खर्चे को बचाना चाहते हैं, क्योंकि लोग जब भी शादी होगी तब खाएंगे। तो 3-4 लड़कों की बच्चों की एक साथ शादी करते हैं, तो लोग उसको ये नहीं कह सकते कि भाई अब 4 बार खाएंगे, फिर एक बार खा करके मन महसूस करके बैठना पड़ता है। परंतु 3-4 की अगर 2-2 साल के अंतराल से करोगे तो हर शादी के पीछे वो खाना चाहेंगे। तो उसमें वो दूसरा ऐसा कोई नियम निकल नहीं रहा है कि भाई एक पिता की अगर 4 संतान है और वो चारों को एक साथ शादी करके एक खाने में लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, तो अच्छा यही है कि उसको एक शादी में ही खाने का रखा जाए, बाकी की शादियां बिना लोगों को खिलाए करने की छूट दे दी जाए, ताकि वो बारी बारी से कर सके। अन्यथा वो चारों की एक साथ शादी करके एक खाने में लोगों को निपटा देता है, तो धोखा तो वो कर ही रहा है। वो एक साथ क्यों कर रहा है कि एक ही खाना देना चाहता है। तो समाज जो खाने वाले हैं उनके साथ तो वो धोखा कर रहा है, तो खाने वालों को उसे छोड़ देना चाहिए अब कि भैया 4 लड़के हैं, 4 बच्चे हैं तुम्हारे, तो एक बार खाना खिला देना किसी भी शादी में, बाकी 3 तेरी फ्री। तो वो आरी बारी से उनको कर सकता है। अन्यथा हर बार अगर उनको इतने लोगों को इकट्ठा करे, इतना बड़ा आयोजन करे, तो ये तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए वो बाल विवाह, तो मृत्यु बोझ और इसका कंपैरिजन करें तो मृत्यु बोझ अगर बुराई है तो बाल विवाह बुराई दिखाई नहीं देती। जो बाल विवाह हो रहे हैं वो एक तरह से एंगेजमेंट टाइप है, सगाई टाइप है। नंबर 2, जो बाल विवाह छोटे बच्चों के हो गए हैं, अगर वो बड़े होने पर उस विवाह से राजी नहीं है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं अब कानूनन, वो 0 हो जाएंगे, अपना आप शून्य माने जाते हैं, ये भी नियम है। इसलिए उनकी तो कोई ज़्यादा यूँ देखे तो दिक्कत नहीं लग रही है। इससे बिल्कुल अलग तरह का मामला है। और पहले तो क्या होता था कि जो मृत्यु होती थी ना, इस पे शादियाँ कर लेते थे, वो भी एक तरह से देखा जाए तो ठीक था कि ये बीमारी तो ख़त्म हो कम से कम, पर उसको भी लोगों ने उसको बुरा माना कि मृत्यु के साथ शादी करना गलत है। जबकि वो बचत के हिसाब से वो थोड़ा ठीक था उनका, क्योंकि मृत्यु वाला तो करना ही पड़ता है, तो ये शादी वाला ही साथ में सल्ट जाए तो एक बचत कर रहे थे बेचारे, करें क्या, बहुत मजबूरी है कि ये तो करना पड़ता ही पड़ता है, इसलिए वो शादी को उसमें निकालते थे बेचारे। तो आगे अपन करते हैं। चंपालाल जी बेनीवाल के लोग ब्याज भरे, हाँ भरना पड़ता है उसमें तो ब्याज सारा। हाँ, लेखराज जी चौधरी कह रहे हैं कि सर हम अगर कहीं जाते हैं और नहीं खाते हैं तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, वास्तव में नाराज़ होते हैं। सही है, मेरे जैसे आदमी को तो क्या है कि वो समझ जाते हैं कि ज़्यादा कहते नहीं है, बाकी नाराज़ होने जैसी बात है। सही है, मेरे को तो वो कहते हैं तो मैं हंसता रहता हूँ, मैं नाम भी नहीं देता हूँ, फिर वो समझ जाते हैं, फिर वो अपने आप ही उनकी हालत ख़राब होती है, तो फिर वो अपने आप ही कहते थे भाई इनको मत कहो कुछ भी। तो मैं ना भी नहीं, ना दोगे तो ना देने वालों के तो वो पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं जितना खा सको उतना ही खाओ, थोड़ा खा लाना, थोड़ा सा तो खाओ, कुछ मुंह तो लगाओ, मतलब मुंह लगा के छोड़ेंगे। पर मैं तो ना भी नहीं देता हूँ, हाँ भी नहीं देता हूँ, ना हंसता रहता हूँ, वो कहते रहते मैं हंसता रहता हूँ, फिर वो अपने आप हार जाते हैं, मतलब उनको एकदम से हार महसूस होती है कि ये क्या कर दिया, फिर वो अपने आप ही आपस में बात करते हैं कि यार इनको छोड़ो। तो वास्तव में आप लोगों की समस्या तो होती है, सही बात है ये। बादू साहब बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं, लोग खाने के चक्कर में ही गिद्ध बोझ खा रहे हैं। हाँ, खाने का चक्कर भी बड़ा भारी है साहब, बड़े साहब को इसे स्वीकार करते हैं कई अच्छे पढ़े लिखे, क्या खाया बिना तो क्यों आई जाए, खाए बिना तो नहीं आ सकते भाई, वहाँ गए हैं और भोजन की इतनी अच्छी व्यवस्था, और लोग तो जितने ज़्यादा बड़े अफसर टाइप के पढ़े लिखे अच्छे नौकरी वाले या सरपंच पंच लिखते हैं, उनके ऊपर 10 आदमी खड़े रहते हैं, ये लो साहब, ये लो आप, हाँ ये लो थोड़ा, ये सब्जी आपके स्पेशल बनाइए, ये गरम गरम पकौड़ी ला रहे हैं आपके लिए अलग से। तो उनके तो ऊपर से बहुत ज़्यादा लोग तो कर रहे हैं, फिर वो कौन छोड़ के आए वहाँ पर। रंजीत बंजारा कह रहे हैं बहुत अच्छी बातें बताई। जीवंत खंड की दुर्गाराम जी बात हो गई थोड़ी,
हाँ, भंवरा राम जी हुड्डा कह रहे हैं कि जन्मदिन आज से ही बंद करें तो ठीक ही रहेगा, आने वाले समय में यह भी नासूर ही बनेगा। देखो भंवरा राम जी, हमारे घर में तो कभी हुआ नहीं जन्मदिन का कोई कार्यक्रम, कभी लापसी भी नहीं बढ़ाई। हम तो याद ही नहीं रखते किसका जन्म कब हो रहा है, और हमारी तो जन्म तिथियाँ ही वो पता नहीं अध्यापकों ने लिखी होगी, पर घर में बच्चों की है, पर कभी मैंने सुना नहीं उनको कि वो अपने जन्मदिन की कोई बात करते हो। अब जहाँ है चालू कर दिया, उनको बंद कर देना चाहिए। हमने तो चालू ही नहीं की ऐसी नई बीमारियां, हम तो चालू क्या करें, हम तो पुरानी बीमारियों से भी नाराज हैं, राजी नहीं है, तो नई बीमारियां कैसे चालू करेंगे। छेला तांडी जी कह रहे हैं, अध्यापक जी, सर जी, मृत्यु बोझ, जन्मदिन, कथा, सत्संग, उजीवना इत्यादि सभी आडंबरों का घोर विरोध करता हूँ। हाँ, आप तो करते हैं, मुझे पता है, आप तो सख्त खिलाफ है इसके। ये भाई दुर्गा शंकर जी का कुरीतियाँ हटाओ, समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाओ। दुर्गा शंकर जी के जवाब में बहादुर साहब बोल रहे हैं। काना राम जी जाकड़ कह रहे हैं, सही बात है साहब। जितेंद्र जी जाट ओसो वाली भाषा बोल रहे हैं, आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। सर, हमारे गांव में गुरु पुराण का बहुत बोलबाला है। छेला तांडी जी कह रहे हैं बहुत, तो हमारे इधर नहीं है। देखो, इनका गांव ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे गांव से 40 किलोमीटर ही होगा, पर हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। ये है कई इलाकों में है, कई जगह नहीं है, ऐसा ही है कोई। प्रेमा राम जी कड़वासरा कह रहे हैं, नागौर में गुरु पुराण का वाचन हो रहा है, होता है। हाँ, शहर में होता होगा। मेरा गांव नागौर के बिल्कुल नज़दीक है, हमारे यहाँ तो नहीं होता बिल्कुल, हमने तो नहीं सुना। आजकल तो मैं सुनता नहीं हूँ, फिर भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ कहीं होता है। मेरे गांव के भी कई लोग अभी इस लाइव को देखते हैं, वो भी बता देंगे, जानते भी नहीं होंगे गुरु पुराण होता क्या है हमारे यहाँ तो। अब शायद मेरे डाटा भी सीमा पर आ गए हैं। हरीश पटेल सर, नशा, अफीम, डोडा कानून निकालो, कहीं भी कोई पिता दिखाई देता है तो कार्रवाई की जाएगी। मृत्यु भोज में जो खाना बनता है उससे ज़्यादा अफीम, डोडा और अफीम डोडा तो कई इलाकों में तो लोगों ने बंद कर दिया। आपके वहाँ अभी भी है ना? हमारे यहाँ तो लगभग अड़ोस पड़ोस में सभी जगह पहले बहुत ज़्यादा था, पर अब बंद हो गया लगभग। आपकी बात सही है, जो भी है बीमारियाँ ऐसी कुछ भी है वो सब बंद होनी चाहिए, कम होना चाहिए। लोगों की मौत आ रही है इसमें। हाँ, जितेंद्र जी जाट, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम यही है जो मेरी फेसबुक आईडी का है, शिवनारायण नानिया नाम से आ जाएगा। और मैं गाए बगाए टाइमलाइन पर, फेसबुक टाइमलाइन पर यूट्यूब के कई वीडियो के लिंक देता रहता हूँ, तो 1-2 दिन की आईडी पीछे से टाइमलाइन देखोगे तो आपके मेरे यूट्यूब लिंक मिल जाएगा कहीं। भंवरलाल जी कहते हैं, पंडित जी खाने के लिए पूरा पाकन रचाते हैं और अपने परिवार के लिए करते हैं। अब खाने के लिए तो बिना पंडित वो भी रचा रहे हैं सारे, आजकल देख रहा हूँ मैं, पेट का मामला है। हाँ, तो पंडित जी, प्रेमाराम जी कबासरा, आप जैसे समाज सुधारकों की आवश्यकता है। जगदीश क्या अध्यापकों को जिम्मेदारी देने पर रुक सकता है? नहीं भाई, इतने में प्रेमाराम कड़वासा मास्टर ही दिखते हैं आपको तो ये देख लो, हर कोई नाराज है, कोई भी इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, क्यों? बहुत बड़ा झंझट का मामला है ये, कम नहीं। यहाँ बड़े बड़े जो आतंकी गैंगस्टर है वो भी नतमस्तक हो जाते हैं मृत्यु भोज के सामने। सामाजिक आतंक बहुत भारी है। जो गैंगस्टर दिखाई देते हैं, जिनके नाम से लोग डरते हैं, वो भी मृत्यु भोज वालों से डर जाते हैं बेचारे। तो बड़े बड़े जो थानेदार जो कहलाते हैं, दबंग माने जाते हैं, वो सब इस मामले में एकदम से कमज़ोर हो जाते हैं। मकान ज़मीन बिक जाते हैं, अर्जुन जी चौधरी कहते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा है जी, ऐसी तो पूछो मत। छेलातानी सर, हम तो इस बात के पक्षधर नहीं है कि मृत्युबोध निरोधक कानून बना है उसमें ब्राह्मण को खाने की छूट हो। आप तो पक्ष में नहीं है, पर वो तो कानून बनाते वक्त वो तो भारी थे, तो उन्होंने बनवा लिया अपने हिसाब से, उन्होंने अपनी छूट तो रखवा ली। और भी अभी भी बनाया जाए तो उनकी तो छूट
रखवा ही लेंगे कैसे ही करके, क्योंकि उनके बिना तो मोक्ष नहीं होगा ना। जो मर गए उनका मोक्ष करवाना जरूरी है। गजेंद्र नरदनिया, मास्टर जी मैं आपको रोज़ सुनता हूँ, जब भी आप ऑनलाइन आते हो। मुझे मृत्यु बोझ छोड़े हुए 4 साल हो गए। बहुत अच्छी बात है गजेंद्र जी नारदनिया, और 4 साल से आप नहीं खा रहे होती है, कोई कम बात नहीं है वैसे देखा जाए तो। कई जगह लोगों को की नाराज़गी झेलनी पड़ी होगी, अपने मित्रों की, रिश्तेदारों की, भाई बंधों की, और इतना ये कम नहीं किया आपने। आपके संघर्ष को सलाम। भाई अर्जुन जी चौधरी, बहुत अच्छा सराहनीय कदम। फालतू खर्चा और बर्बादी है, कई फालतू दिखावा करते हैं और मजबूरन करना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। हाँ भाई बीरा राजस्थानी जी, आज हमारे नज़दीकी मृत्यु भोज का आयोजन हुआ है, जिसमें 20 सरकारी नुमाइंदों ने व पेंशन भोगियों ने मीठा भोजन ग्रहण किया। हनीफ खान कहते हैं मृत्यु भोज गलत है। हाँ भाई प्रेम चौधरी आ गए, मृत्यु भोज होना ही चाहिए। तो ठीक है, कम से कम नहीं भी हो तो प्रेम चौधरी को तो खिला ही देना, नहीं तो ये मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा भाई। मुकेश हटीला, सर बहुत ही सराहनीय कदम। और बीरा राजस्थानी जी खड़े हो गए इनके सामने कि क्यों होना चाहिए भाई बताओ। अब ये बीरा राजस्थानी जी को कैसे जवाब देते हैं, देखते हैं। प्रेम चौधरी जी, चंपा लाल जी बेनीवाल बाड़मेर से, अच्छा खाना बनाते तो लोग 10 किलोमीटर पैदल जाते हैं लोग। हाँ जाते हैं, कोरे खींचड़े और राबड़ी के लिए भी जाते थे बेचारे। अब तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे भोजन बन रहे हैं इनके। RX खेताराम जी चौधरी कह रहे हैं कि अब विवाह प्रस्ताव भी बंद करो, ये तो समझ में नहीं आया। हाँ विवाह के ये नाटकबाजी नहीं, और वैसे ही विवाह हो जाए कानूनन, जैसे कोर्ट मैरिज वगैरह, तो वो अच्छी परंपरा अगर शुरू होती है तो। हाँ भाई सैनी सरावना इन्होंने कह दिया कि शादी भी जमीन की विरासत की तरह कोर्ट मैरिज से ही करानी चाहिए। वास्तव में भाई संविधान के हिसाब से तो कोर्ट मैरिज ही होनी चाहिए। ये फालतू का पाखंड है जो भी हो रहा है शादी के नाम पर। गोवर्धन राम जी खोजा कह रहे हैं, जाट कौन नहीं सुधरेगा पंडित जी। सर मृत्यु भोज पर सरकार ने सख्त आदेश दिया है, क्या उसका पालन होगा? पर सर राम जी देखो, ये तो भविष्य ही बताएगा, बड़ा मुश्किल मामला है मृत्यु भोज। तो जो जिसे हम सरकार कहते हैं वो भी तो आदमी है, और वो भी सभी मृत्यु भोज करते हैं, अधिकारी प्रतिनिधि जो भी हैं। तो बड़ा मुश्किल मामला है। प्रेम चौधरी कह रहे हैं मृत्यु भोज बंद होना ही चाहिए। तो पहले यह शायद इनके मिसप्रिंट हो गया, लिखने में गलती हो गई कोई। दिनेश कुमार ले, मृत्यु भोज, जन्म, उजमना, शादी, डीजे, फोटो सब बंद होना चाहिए। पकड़ बात तो सही, इनकी नाराज़गी ठीक है, क्योंकि ये आजकल जो वीडियो है उनकी वजह से 1000 बीमारियां नई पैदा हो गई। वीडियो की वजह से वहाँ ये खड़ा रहो और वहाँ ये करो और ये करो, क्योंकि वो फोटो लिया जा रहा है इसलिए ये करना पड़ेगा। तो वो तो नाटक बहुत बढ़ा रहा है सब। जो अबुल सलाम बजाज, अच्छी बातें बताई थी आपने, मृत्यु भोज नहीं किया। ये कौन है? शेर सिंह मिर्जा। शेर सिंह मिर्जा तो भाखरोज से ही होगा सही। मैं तो कैसे करूँगा भाई, मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। विकी गहलोत, अच्छा किया ये बंद करके, बहुत अच्छे गुरुजी। कीर्ताराम मुंडन, जगदीश खुरावा नागौर, मृत्यु भोज सर्वप्रथम राजस्थान के जननायक श्री अशोक जी गहलोत को साधु बुआ, जिन्होंने, हाँ अगर 60 साल बाद में इस कानून के हिसाब से कुछ किया जाता है तो बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करेंगे, हम सब करेंगे। सर मैं भी एक, अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि गहलोत जी से नाराज़ हैं बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर ये जाटों के लड़के हैं, उनको तो ये लगता है कि जाट मुख्यमंत्री बनने का रोड़ा अशोक गहलोत हैं।
अब गुजरों को भी लग रहा है कि गुजर मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत नहीं बनने देते हैं, तो सचिन को बना देंगे तो भी जाट मुख्यमंत्री की तो फिर भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इन गाड़ियों से तो कुछ होने वाला नहीं है। कौन मुख्यमंत्री हो कौन नहीं हो, ये सिर्फ इसी वजह से वो लोग बहुत नाराज़ हो रहे हैं। जबकि अगर सरकार ने निर्देशित किया है, सरकार इस पर कोई मजबूती से करती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि 60 साल से हमारे बुजुर्गों ने, कुंभाराम जी आ रही है उन लोगों की मेहनत से, और बलदेव राम जी की प्रेरणा थी पहले से, बलदेव राम जी ने बहुत मेहनत की इस मामले में, तो उनकी वजह से कोई एक अधिनियम बना और वो 60 साल से पड़ा था, और उसको अगर अशोक जी ऊपर लाते हैं तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए निश्चित रूप से, चाहे वो इस प्रकार के जातिगत दुराग्रह से निकल करके। क्योंकि बहुत बड़ा पश्चिम राजस्थान में तो ये बहुत ही बड़ा काम हो जाता है अगर ये बंद हो जाता है तो। भाई ओमाराम जी जाने कहते हैं कि 1 अगस्त को मेरे जन्मदिन के दिन मृत्युभोज न खाने का संकल्प लूंगा। बहुत बढ़िया बात है, संकल्प लोगे तो फिर निभा भी लोगे आप तो। राकेश भाकर, तीसरी पार्टी का राजस्थान का सीएम और देश का पीएम बदलने की जरूरत है, तीसरा कोई चाहिए जी। सीरा व बूंदिया बंद करवाओ, रजनीश विष्णु ही कह रहे हैं। भादु साहब कह रहे हैं कि हम तो पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं। गांव में आज से पहले किसी भी बैठक में जाते हैं तो खाना नहीं खाते हैं, पूर्ण रूप से कुरीतियाँ बंद के सहमत हैं। बहुत अच्छी बात है भादु साहब। बीरा राजस्थानी जी, जब तक पंडित लोग खुद खड़े होकर ये नहीं कहते कि मृत्युभोज पाप है, तब तक कुरीति मिटाना कठिन है, बड़ा मुश्किल मामला। सही बात है, सभी लोगों को चाहिए तभी बंद होगा। जो चल रहा है था वो कुछ हद तक ठीक है, हमें अपनी समझ से सिर्फ पकड़ से बचना चाहिए जी। हम सब कुछ बाद में कर दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, खर्चा बहुत है सर। हाँ सही बात है, मृत्युभोज तभी बंद होगा जब हर समाज में जागरूक। हाँ, ये जो अलग अलग समाज बना रखे हैं अपने, जाट, राजपूत, खाती, कुमार, नाई, ये समाज तो एक है पूरा। और मृत्युभोज के मामले में अगर एक जाति बंद करती है, ये तो संभव ही नहीं है कि एक दूसरी जाति में इनके निमंत्रण होते हैं, तो एक जगह तो खिलाया जाएगा और उस जाति में कहे तुमने तो बंद कर दिया पर हमारे यहाँ तो खाना पड़ेगा। और ये सारी समस्या हो जाएगी। आपस में जिनकी नूंद पात है, आपस में साथ में खाते उड़ते बैठते हैं, खान पान का सिस्टम है, निमंत्रण का है, तो वो तो सब एक साथ करें तभी संभव है। बाकी तो कोई एक जाति विशेष तो कर नहीं सकती, ऐसा कुछ भी करेगी तो कई और समझें। तभी तो हमने 2005-6 वाले उस आंदोलन में सभी जातियों की मीटिंगों में जा करके सबको खड़ा किया, सबकी तरफ से शुरू करवाया था। भाई कैलाश जी सो कह रहे हैं अभी बंद नहीं हुआ तो कभी नहीं। हाँ, अभी वो कोरोना वाला डबल वाला मामला है, अभी नहीं हुआ तो वास्तव में कभी नहीं जैसी बात है। फिर तो ये खाने वाला ही बिल्कुल बंद हो जाए तो ही बंद होगा, बाकी तो कोई गुंजाइश नहीं। एक ही विकल्प है, खाने वाले बंद हो जाएं पूरी तरह से तो बंद हो जाएगा, बाकी तो कोई बंद करवाने का तो ये सुनहरा अवसर है। नमस्कार, जीवित माँ पिता की सेवा करे तो अच्छा है, हमने पहले ही छोड़ दिया। राजू मोइल, अच्छा किया जी, बिल्कुल बंद होना चाहिए। हमारे गांव सिमसिया में लॉकडाउन लगने के साथ बंद कर दिया, आगे से नहीं होगा। अच्छी बात है सब। सर आपने मृत्युभोज, ये शेर सिंह वाला तो आ गया पहले भी। मृत्युभोज यानी मिठाई खाने का प्रोग्राम खुशियों के लिए न कि दुख, कुरान में भी ये तालीम देता है। अब देखो आ गए, लगभग सभी कमेंट आ गए हैं मेरी दृष्टि में। और पहले वाला जो वीडियो अगर शेयर हो गया तो अच्छी बात है, मैं दोनों वीडियो को कंबाइंड कर लूँगा, साथ में कर लूँगा और दोनों को यूट्यूब पर चढ़ा दूँगा। अब पता नहीं कौन कौन से रह गए। चलो तो मित्रों, आपने आज बहुत अच्छा सहयोग दिया, इस सब के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे YouTube चैनल का थोड़ा ध्यान रखना, उसको सब्सक्राइब भी करें। ज़्यादातर लोग
काफ़ी अच्छे वीडियो धीरे धीरे मैं उस पर लेयर ला रहा हूँ, और ये सारे लाइव वाले तो सारे ही उसमें चढ़ा रहा हूँ, ताकि कोई भी कभी भी चाहे तब उनको सुन सके या उनके लिंक को शेयर कर सकें। तो उस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, या उसके वीडियो को विभिन्न सोशल साइट पर शेयर करना, ऐसा करके आप मेरा काफ़ी सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। एक बार फिर आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। शेयर हो गया कैलाश जी साहू कह रहे हैं पहले वाला, वो टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो गया तो फिर वो दोनों ही मुझे मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, थैंक यू।